जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। और यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो बिहार के तरफ से एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशंस आ गया है। और ये नोटिफिकेशंस किस लिए है? तो वो नोटिफिकेशन है एस टेट को लेकर। अब ये सबसे बड़ा कारण एस टेट का जो है वो वैकेंसी निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो पहले जान लीजिए। आपको पता है बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो रहा है, जिसमें आपको पता है दो कैटेगरी में इसको बांटा गया है, एक टीजीटी और साथ ही साथ पीजीटी। और लगभग जो इसकी वैकेंसी है वो 1.5 लाख की निकाली गई थी, जिसमें मैं बता दूं आपको पीजीटी में रखा गया था एस्टेट को। पीजीटी में जो क्वालिफ़िकेशन था उसके के लिए आपको एग्ज़ाम पास करना था एस्टेट, लेकिन बिहार सरकार एस्टेट का जो एग्ज़ाम ली थी वो लास्ट 2019 में ली थी, जिसके कारण क्या हुआ, जितने आवेदन यहाँ पर भरे गए हैं, जितने आवेदन पीजीटी के लिए भरे गए हैं, वो जितनी वैकेंसियाँ निकली थी उससे बहुत ही कम भरी गई है। यानी सीट खाली रह गई है, बहुत सारी सीटें खाली रह गई है। तो इसी को देखते हुए बिहार ने ये फैसला लिया कि एस्टेट का पेपर लिया जाए। और इससे आप समझ सकते हैं कि अगर एस्टेट का पेपर लिया जा रहा है तो फिर ये खाली जो सीटें हैं उसको भरी जाएगी। यानी आपको जल्द ही फिर से शिक्षक भर्ती का आपका आवेदन देखने को, वैकेंसी देखने को मिलेगी। खैर ये तो बात अलग है, लेकिन ये इससे एक संदेश आपको देता है कि आप अपनी तैयारी में खलल ना डालें और तैयारी करते रहें और हमारे चैनल के साथ बनते रहें। तो पूरा डिटेल हम लोग देखते हैं कि इसमें एस्टेट की क्या क्या संरचना है, कौन कौन एलिजिबल हैं। और सबसे बड़ी बात जो सबके दिमाग में आ रहा है, क्या सिर्फ बिहार के ही लोग इसके के लिए, इस एस्टेट के लिए एलिजिबल हैं या योग्यता हैं? तो मैं बता दूं, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशंस में नहीं दिया गया है। यानी अदर स्टेट के भी, अन्य राज्यों के लोग भी इसे भर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब एक एक कर करके सब चीज़ की। तो देखिए, पहले इसकी बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एस्टेट 2023 घोषित किया गया है। और यहाँ पर जो है वो आपको दिखाई दे रही है। पहले आप संरचना में चले जाइए। तो संरचना क्या है ये आपको पता होगा, पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा है यानी पात्रता परीक्षा मतलब एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। ये किसी तरह का नौकरी वोकरी आपको नहीं देता है, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसे आप सीटेट देते हैं, सीटेट उसी तरह एस्टेट होता है। इसमें भी दो पेपर आपको देखने को मिलेगा, पहला पेपर और दूसरा पेपर। अब देखिए इसमें क्या संरचना रखी गई है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी जितने भी क्वेश्चंस होंगे 1 अंक के होंगे और किसी भी तरह का नेगेटिव इसमें नहीं रखा गया। तीसरा पॉइंट अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए किसी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है। और टोटल जो होगा वो 150 नंबर का होगा। टोटल जो है वो 150 नंबर का होगा, वो हम आगे बात करेंगे। अब इसमें विषय क्या क्या है देखिए। पेपर 1 पहला आप देख लीजिए, पेपर 1। तो पेपर 1 में आपको विषय दिखाई दे रहा है। सामान्य विषय में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये आपका। लेकिन इसके के लिए जो शैक्षणिक अर्हता रखी गई है, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता जो रखी गई है, यानी आपके एलिजिबल कौन कौन होंगे इसमें। तो इसमें देखिए आपको दिया गया है विशिष्ट विषय समूह के कम से कम 50%, यानी कम से कम आपको 50% चाहिए विश्वविद्यालय से इस स्नातक यानी ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 50% होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा में स्नातक बीएड और बीएड होना चाहिए। तो ये दो चीज़ आपको होनी चाहिए अगर पेपर 1 के लिए आप भर रहे हैं तो। और आगे आप देखिएगा उसी तरह यहाँ पर देखिएगा विषय दिया गया है शारीरिक शिक्षा से। तो शारीरिक यानी फिजिकल एजुकेशन से, तो उसमें भी देखिए आपको क्या 50% चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप भर रहे हैं। तो वो सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए हुए होने चाहिए और 50% उसमें नंबर होने चाहिए मिनिमम। और साथ ही साथ आपको बीएड होना कंपलसरी है। फिर हम आगे बढ़ें तो आगे आपको दिखाई दे रहा होगा संगीत के लिए है
उसी तरह आपको संगीत विषय के लिए है, ललित कला विषय के लिए है और नृत्य विषय के लिए है। तो ये सब मैं आपको पेपर 1 दिखाई देता है। साथ ही साथ इसमें देख लीजिए, आपको एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगा, वो है विषय समूह। अगर आप कोई विषय ले रहे हैं तो उसके साथ कौन कौन समूह होना चाहिए, यानी उसके साथ कौन कौन सा आपका दूसरा पेपर होना चाहिए। साथ में आप ग्रेजुएशन किए होंगे तो आपको पता है ग्रेजुएशन 4 पेपर, 8 पेपर, 6 पेपर का होता है। तो आपका विषय का समूह जो है वो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, गणित के लिए स्थानांतक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, फिजिक्स होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, सांख्यिक विषय होने चाहिए, स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए। विज्ञान के लिए उसी तरह जाइएगा तो जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, या देखिए यहाँ पर साइंस में, कंप्यूटर साइंस में अगर बीएससी भी आप किए हुए हैं, बीएससी भी किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। फिर सामाजिक विज्ञान में जाइएगा तो उसी तरह सामाजिक विज्ञान में भी आपको मिलेगा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सब विषय समूह होना चाहिए। और भाषा में अगर आप जाइएगा तो भाषा से रिलेटेड जितने भी होते हैं वो, तो ये स्पष्टीकरण किया गया है। फिर हम बात करेंगे देखिएगा पेपर 2 की। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की, और पेपर 2 में भी देखिए आपको विषय दिया गया है। तो पहला विषय है सामान्य विषय। उसी के अंदर देखिए हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, अरबी, फारसी, भोजपुरी, गणित, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, ये सब सामान्य विषय के अंदर में रखा गया है। लेकिन इसमें जो देखिए एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या रखा गया है, अर्हता क्या किया गया है, वो है देखिए विशिष्ट विषय में कम से कम 50% तक होनी चाहिए। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट, यानी आपको पीजी की डिग्री होनी चाहिए। और साथ ही साथ बीएड तो यहाँ पर कंपलसरी है ही। तो आपको इसमें अगर पेपर 2 के लिए आपको भरना है तो पेपर 2 में आपको पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। और पेपर 1 अगर आप बढ़ रहे हैं तो उसके के लिए ग्रेजुएशन प्लस आपको बीएड होना चाहिए, यानी पेपर 1 अंडर ग्रेजुएट और बीएड। और अगर आप पेपर 2 के लिए भरना चाहते हैं तो आपको चाहिए पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। फिर आप उसी तरह इसमें भी विषय बांटा हुआ है। तो देखिए वाणिज्यिक के विषय यानी कॉमर्स, फिर आप कंप्यूटर साइंस भी देख सकते हैं, फिर कृषि विज्ञान भी है यहाँ पर। देखिए कृषि विज्ञान है, फिर संगीत विषय है। तो इसमें मूल्यतः 5 विषय बांटी गई है और उसके अंदर भी कुछ कुछ विषय हैं। फिर इसका विषय समूह थोड़ा सा आप देख लीजिए, तो इसका विषय समूह आपको देखने को मिलेगा। तो इसका विषय समूह आप देखिए, फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स होनी चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री हैं तो केमिस्ट्री के साथ बायो केमिस्ट्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। और अगर कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स में मास्टर डिग्री आपको होनी चाहिए कॉमर्स की। और होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इज अप्लाइड। और बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। बिजनेस अगर इकोनॉमिक्स है तो आप एलिजिबल नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है। बॉटनी और जोलॉजी के लिए देख लीजिए, बॉटनी, जोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ये आपको है। और मैथ के लिए तो 2 ही आप जानते हैं कैटेगरी, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये है। अब थोड़ी सी प्रश्न पत्र पैटर्न की अगर बात कर ले तो प्रश्न पत्र पैटर्न में अगर आप जाइएगा तो क्या है देखिए, तो प्रश्न पत्र पैटर्न में अगर आप जाइएगा देखिए क्या है, निर्दिष्ट विषय वस्तु यानी जो आपका कंपलसरी विषय होगा उससे आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और बाकी जो 50 नंबर का क्वेश्चन है वो 50 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता आपको देखी जाएगी। और टोटल कितने का हो जाएगा, तो टोटल आपको हो जाएगा 150 का। 100 का तो अपना आपका विषय रहेगा और 50 नंबर की आपकी दक्षता यानी मेंटल दक्षता, और साथ ही साथ शिक्षण की आपकी कला कैसे है, कैसे आप पढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड आपसे 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब आयु सीमा की थोड़ी सी बात कर लें तो देखिए आयु सीमा क्या रखी गई है। तो आयु सीमा में देखिए अगर हम बात करें जनरल की, अनारक्षित पुरुष की,
तो 37 अनारक्षित महिला की बात करें, जनरल महिला की बात करें तो 40 रखा गया है। पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 रखा गया है। अति पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए भी 40 रखा गया है। और अनुसूचित जाति जनजाति चाहे वो महिला हो या पुरुष है उनके के लिए 42 का रखा गया है। तो ये है आयु सीमा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि इस एस्टेट का एग्ज़ाम 2019 में लास्ट लिया गया था, तो उससे रिलेटेड भी एक नोटिस जारी किया गया है। और वो नोटिस क्या है वो आप ध्यान से थोड़ा देखिएगा। वो नोटिस कुछ इस प्रकार से दिया गया है। वो बोला गया है, देखिए, एस्टेट पेपर को विषय में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस और सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा एस्टेट पेपर 2 विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रासायनिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर साइंस, मैथिली, वाणिज्यिक की पात्रता परीक्षा वर्ष 2019 एवं 2022, यानी पेपर 1 का जो 2019 में हुआ था और 2022 में जो हुआ आयोजित हुई थी, अब उसके लिए क्या बोला जा रहा है, इसीलिए इस विषय की अभ्यर्थी को, इसीलिए जो इस विषय में अभ्यर्थी हैं उसको अधिकतम आयु सीमा में छूट देय नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने 2019 और 2022 में एग्ज़ाम दिया है। तो इसीलिए जो इस विषय के लिए अब जो इस बार के अभ्यर्थी होंगे तो उनको आयु में किसी प्रकार का छूट नहीं दिया जाएगा। तो ये कहा गया है। और बाकी आपको देख लीजिए, उतनीय उतिनार्क कितने में है, यानी उतिनार्क मतलब आप क्वालिफाइड कितने में करेंगे, तो उसके लिए भी दिया गया है। देखिए, समान जनरल के लिए 50% रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% रखा गया है, 45.5% का रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5% रखा गया है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 40% का रखा गया है। दिव्यांग के लिए भी 40% और महिलाओं के लिए भी 40% क्वालिफाइड मार्क्स रखा गया है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है कि क्वालिफाइड आपको कितने प्रतिशत में होगा। तो आपको याद रखना है जनरल के लिए 50% रखा गया है। अब आप बात कर लीजिए कि परीक्षा शुल्क। आपको पता है कि प्रमाण पत्र तो मिलेगा, प्रमाण पत्र उसी तरह आपको पेपर 1 पेपर 2 का रिजल्ट आएगा वो मिलेगा। और उसमें ये जो वैलिडिटीज़ है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटीज़ रहेगी। तो ये तो बात की बात है। अब आप बात करेंगे परीक्षा शुल्क आगे कितने चार्ज लिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिएगा। अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से किसी एक को भरना चाहते हैं तो समान या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग या पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपये का भुगतान आपको करना होगा। और अगर आप दोनों पेपर भरना चाहते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों भरना चाहते हैं, तो 1440 रुपये का भुगतान करना होगा। साथ ही साथ अगर आप अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जनजाति से हैं और अगर आपको कोई पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से कोई एक विकल्प चुनना है, तब आपको 700 रुपये का भुगतान देना होगा, 760 का भुगतान देना होगा। और अगर आप दोनों के साथ जाना चाहते हैं तो 1140 रुपये का भुगतान देना होगा। सबसे बड़ी बात जो है वो अब देखिए इसमें किस तरह से रखा गया है। इस परीक्षा में किसी भी तरह का, मैंने शुरू में ही बताया था, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन साथ ही इसमें एक नया रूल जोड़ा गया है, वो है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू कर दिया गया है। नेगेटिव नहीं है लेकिन नॉर्मलाइजेशन रहेगा। और आपको जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम कैसा होगा, तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि आप समझ जाइए कि ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होने वाली है। जी हाँ, ये एग्ज़ाम जो है आपकी ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन के साथ इसमें नॉर्मलाइजेशन किया गया है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है उनको भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन तौर से समझाया है, उसको आप देख लीजिए। अगर सपोज आपका 150 नंबर का तो एग्ज़ाम होना ही है। 150 में आपका रो नंबर 76 आता है। रो नंबर अगर आपका 76 आता है, यानी आपने 76 नंबर रो नंबर लाया, काट छाट के जितना भी अटेम्प्ट किया 76 नंबर आया। लेकिन आपका नॉर्मलाइजेशन हो जाता है और नॉर्मलाइजेशन के बाद 74.90 आता है। इन्होंने बोला अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है तो 74.90 आता है। यानी नॉर्मलाइजेशन के अलग अलग रूल होते हैं। कभी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन आसान मिल जाता है तो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, या कभी आप गलत ज़्यादा करते हैं
सही कम करते हैं तो उसके हिसाब से भी नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। आपकी एक्यूरेसी भी देखी जाती है नॉर्मलाइजेशन में। साथ ही साथ क्वेश्चन ऑफ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रखता है वो पेपर ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा है उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है कि आखिर क्वेश्चन का पेपर का लेवल कैसा था और आपने अटेम्प्ट उसके हिसाब से कितना किया और कितना सही किया। तो नॉर्मलाइजेशन अगर करके दिखाया गया है 74 अगर आपका 90 आता है और अगर आपको पता है कि अब अगर आपको जानना है कि आप उतनीय हुए कि नहीं, यानी आप पास हुए कि नहीं, तो आपको पता है जनरल कैटेगरी का इन्होंने रखा है 50 जनरल कैटेगरी का 50% रखा है। तो टोटल आपका 150 का और 150 का 50% निकालिएगा तो होगा कितना 75। यानी 75 नंबर आपको आना चाहिए था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के चलते आपका 74.90 आया है, इसीलिए आप क्वालिफाइड नहीं कीजिएगा। यही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है। देखिए यहीं पर आपको समझाया गया नॉर्मलाइजेशन। देखिए नॉर्मलाइजेशन स्कोर से ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है, ऋणात्मक प्रभाव आ सकता है। और यहाँ पर देखिए अगर आपका 74.90 आता है लेकिन निर्धारित उतनीय 150 का 50% 75 होगा, इसीलिए आप रिजल्ट में अनुत्तीर्ण घोषित होगा। तो ये था आपका पूरा डिटेल। अब यहाँ पर बात कर लेते कि आवेदन कब से है, तो 9 तारीख से इसका शुभारंभ कर दिया गया है। जी हाँ, 9 तारीख से इसका शुभारंभ कर दिया गया है 4:30 बजे से, और ये जो चलेगा आपका 23/8 तक चलेगा। आपको पता है बिहार का है तो बिहार का साइट थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए समय व्यर्थ ना करें, जितना जल्दी हो फॉर्म को फिल कर दें, भर दें। इसीलिए वक्त ना गवाएं कि 23 तारीख है तो अभी समय है, क्योंकि साइट और ज़िंदगी का कभी भरोसा नहीं होता है, कभी भी डाउन हो सकती है। तो आगे आप देख लीजिए, बाकी वही सब आपका दिया गया है कि इस साइट से आप जाइएगा, वेबसाइट आपका दे दिया गया है। इस वेबसाइट में आपको जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, भुगतान करना है किस तरह से, और डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको डालना है वो डॉक्यूमेंट दिया गया है। और एक क्वेश्चन जो बार बार सभी को डाउट में आ रहा है वो मैं क्लियर कर दूं कि एक क्वेश्चन डाउट ये आ रहा है, सबको बोल रहे हैं कि क्या कोई पीजी में अपेयर या यूजी में अपेयरिंग कैंडिडेट्स भी इसके लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशंस में तो किसी प्रकार का अभी ये नहीं दिया गया कि फाइनल ईयर में कोई है तो एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट में सभी के अंक पत्र मांगे जा रहे हैं और फाइनल अंक पत्र मांगे जा रहे हैं। तो फाइनल अंक पत्र मांगे जा रहे हैं यानी आपको अपलोड करना है, यानी आपको पास आउट होना ज़रूरी है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर संशोधन हो, तो जैसे संशोधन होगा हम आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल के लिए अगर आपको किसी भी फॉर्म फिल करने में या इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ इसी तरह बनकर अपनी तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ा सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।